हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की चयन परीक्षा होने वाली है। तो हम इसमें सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पुरानी वीडियो में हमने कुछ 20 से 25 प्रश्नों को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम नेक्स्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो हमें बताना है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि त्रिज्या क्या है। जो हमारी पृथ्वी है ये एक गोलाकार ठोस है, और जो त्रिज्या होती है वो केंद्र से किसी भी बिंदु तक की जो दूरी होती है, केंद्र से परिधि में किसी भी बिंदु की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक त्रिज्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 55-36 किलोमीटर, दूसरा 88-36 किलोमीटर, तीसरा 63-70 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 53-63 किलोमीटर। तो इसका आंसर है 63-70 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या है 6370 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें कितने किलोमीटर तक गहरी हैं। एक सेकेंड। जो आपके हमारे पूरे विश्व में पृथ्वी में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में कौन कौन से महाद्वीप हैं? पहला महाद्वीप है आपका, एक सेकेंड, सॉरी, चलिए महाद्वीप को हम बताते हैं। क्या हो गया, क्या हो रहा है, सॉरी। आइए देखते हैं हम महाद्वीप कितने हैं हमारे पूरी पृथ्वी में। महाद्वीपों की संख्या को हम देखते हैं। तो ये 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं। पहला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, दूसरा महाद्वीप है एशिया के बगल से ही है आपका यूरोप महाद्वीप, तीसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, चौथा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, पांचवा है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये 5 महाद्वीप हो गए। छठवां है उत्तर में, पृथ्वी के उत्तर में यहाँ पर है आपका आर्कटिक महाद्वीप, और पृथ्वी के दक्षिण में यहाँ पर है अंटार्कटिक महाद्वीप। तो जो दक्षिण अफ्रीका देश है, वो अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्या क्वेश्चन था? एक सेकंड। क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें कितने किलोमीटर तक गहरी हैं। जो दक्षिणी अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, तो यहाँ की जो खानें हैं जहाँ पर सोना निकलता है, तो वो कितने किलोमीटर तक गहरी हैं। तो इसका आंसर है 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। जो सोने की खदानें हैं, अफ्रीका में सोना होता है, तो वहाँ की जो खदानें हैं उनकी गहराई है 3 से 4 किलोमीटर तक। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आज तक सबसे गहरा प्रवेदन या ड्रिल आर्कटिक महासागर में किस क्षेत्र में किया गया है। अभी मैंने बताया आपको कि आर्कटिक महासागर कहाँ है, पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव में। पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं। एक सेकेंड। ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ओके, ये आपका जो उत्तर में है उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव। आर्कटिक महासागर आपका ऊपर की तरफ है और अंटार्कटिक महासागर दक्षिण की तरफ है। तो आज तक जो सबसे गहरा प्रवेदन या ड्रिल किया गया है वो कौन से क्षेत्र में किया गया है? तो आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में किया गया है। आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में किया गया है, जिसकी गहराई कितनी थी? 12 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के प्रमुख प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं? हमें पता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी कितनी परतों से मिलकर के बनी है? पृथ्वी की 3 परतें हैं। ओके, सॉरी, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की 3 परतें हैं, 1 2 3। बाहरी जो परत होती है इसको कहते हैं भूपर्पटी, बीच की परत कहलाती है मेंटल, और सबसे आंतरिक परत को बोलते हैं क्रोड। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के कौन कौन से स्रोत हैं? पहला तो हम ड्रिल कर सकते हैं, दूसरा खनन के माध्यम से, तीसरा ज्वालामुखी विस्फोट। तो ये तीनों ही हैं। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। प्रवेदन के माध्यम से भी हम पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, खनन की क्रिया से भी प्राप्त कर सकते हैं, और ज्वालामुखी विस्फोट से भी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं? अभी हमने देखे थे प्रत्यक्ष स्रोत, अब हम देखेंगे कि अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं, जिसको इनडायरेक्ट सोर्सेस भी बोलेंगे। भूकंप, उल्कापिंड या दोनों। तो अप्रत्यक्ष स्रोत में आ जाएंगे आपके भूकंप और उल्कापिंड दोनों। तो इसका आंसर है दोनों। इससे हमें पृथ्वी के बारे में अप्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। गहराई बढ़ने के साथ साथ पृथ्वी के तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है, कमी आती है, कोई अंतर नहीं आता है, या एक समान रहता है? एक सेकेंड। ये है हमारी पृथ्वी, ये हैं पृथ्वी की 3 परतें। ऊपर वाली परत है भूपर्पटी, बीच वाली मेंटल, और आंतरिक परत है क्रोड। तो प्रश्न पूछा गया है, जब हम धरातल से पृथ्वी के अंदर जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो पृथ्वी के तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है या कमी होती है? तो इसका आंसर है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। जब हम 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो कितना तापमान बढ़ता है? 1 डिग्री सेल्सियस। धरातल से पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान में कितनी वृद्धि होती है? 1 डिग्री सेल्सियस। जब हम पृथ्वी में 32 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। तो इसका आंसर है कि वृद्धि होती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। गहराई बढ़ने के साथ साथ पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व बढ़ता है, कम होता है, एक समान रहता है? जब हम धरातल से पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो जो घनत्व है, घनत्व पर क्या असर पड़ता है? बढ़ता है या कम होता है? तो घनत्व भी बढ़ता है, तापमान बढ़ता है और घनत्व भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गहराई बढ़ने के साथ साथ, ये रिपीट हो गया है, 8वां, गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुव पर होता है, कम, अधिक, बिल्कुल नहीं, जानकारी ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये आपको पता होना चाहिए ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? हमारे ब्रह्मांड में जिन भी वस्तुओं का एक द्रव्यमान होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनका एक निश्चित द्रव्यमान है वो दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। इसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल का मान ध्रुवों पर कैसा होता है? अधिक होता है। इसका आंसर है अधिक होता है। ये हमारी पृथ्वी, ये भी इससे खींची गई है भूमध्य रेखा, और ये है उत्तरी ध्रुव और ये नीचे है आपका दक्षिणी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अभी हमने देखा था कि ध्रुवों पर कैसा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होता है। अब पूछा गया है कि भूमध्य रेखा पर, जो हमारी भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा क्या है? जो भूमि को बीच से 2 भागों में डिवाइड करे, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। तो भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये कैसा होता है? ये होता है कम। ध्रुवों पर होता है अधिक और भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कैसा होता है? कम। क्वेश्चन नंबर 10, भूपर्पटी की, ये सिल नहीं है, ये है शैलें। ये सिल नहीं है, ये है शैलें। शैलें मतलब चट्टान। भूपर्पटी की चट्टान में जो गहन दरारें आती हैं उनको क्या कहते हैं? चट्टानों में जो दरारें आ जाती हैं, भूपर्पटी मतलब पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी कहलाती है, बीच की परत मेंटल कहलाती है। तो जो भूपर्पटी की चट्टानें हैं उनमें जो दरारें आ जाती हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं भ्रंश। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप का वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है क्या कहलाता है? भूकंप का वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है उसको क्या कहते हैं? ये मान लो हमारी पृथ्वी है और यदि इस स्थान से ऊर्जा निकलती है तो ये क्या कहलाएगा? भूकंप का उद्गम केंद्र। उसको भूकंप का उद्गम केंद्र या इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? फोकस। यदि यहाँ से ऊर्जा निकलती है तो ये भूकंप का क्या कहलाएगा? फोकस या उद्गम केंद्र। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीप होता है क्या कहलाता है? ये पृथ्वी है, यदि भूकंप यहाँ से आया है और जो बिंदु इसके पास होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एपी सेंटर या अधिकेंद्र। जो उद्गम केंद्र के पास होता है उसको बोलते हैं एपी सेंटर या अधिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक सेकेंड, भूकंप के उद्गम केंद्र या फोकस को, जो उद्गम केंद्र है या फोकस है, इसको और क्या कहा जाता है? तो इसको और कहते हैं, इसका दूसरा नाम है अवकेंद्र या हाइपोसेंटर। जहाँ से भूकंप का उद्गम होता है उसको उद्गम केंद्र कह सकते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या है? हाइपोसेंटर। क्वेश्चन नंबर 14, भूकंप की तरंगों को सबसे पहले कहाँ महसूस किया जाता है? जो भूकंप की तरंगें हैं इनको सबसे पहले कहाँ महसूस करते हैं? तो इनको सबसे पहले एपी सेंटर पर महसूस करते हैं। एपी सेंटर सबसे पहले महसूस किया जाता है भूकंप की तरंगों को एपी सेंटर पर या अधिकेंद्र पर, और उद्गम केंद्र वह स्थान है जहाँ से भूकंप तरंगें निकलती हैं और महसूस किया जाता है सबसे पहले अधिकेंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ऊपर कितने डिग्री के कोण पर होता है? जो अधिकेंद्र है, जो सबसे पहले जहाँ पर भूकंप तरंगों को महसूस किया जाता है, वो फोकस के कितने डिग्री के कोण पर होता है? ये मान लो आपका है क्या? फोकस। यहाँ से भूकंप आया तो जो अधिकेंद्र होगा ये आपके 90 डिग्री के कोण पर होता है, 90 डिग्री के कोण पर। ये क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सभी प्राकृतिक भूकंप कौन से मंडल में आते हैं? भूकंप का मतलब आपको पता है भूमि का कंपन। जब पृथ्वी के अंदर की प्लेटें आपस में हिलती हैं या टकराती हैं तो क्या आता है? भूमि में कंपन होता है, जिसको क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। और ये भूकंप कौन से मंडल में आता है? तो इसका आंसर है स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या कहलाता है? जो आपकी क्रस्ट है, सबसे ऊपरी परत है, क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग, मेंटल जो पृथ्वी की दूसरी परत है, क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी भाग को मिलाकर के कौन से मंडल का निर्माण होता है? स्थल मंडल। और इसकी गहराई कितनी होती है? पृथ्वी से लेकर जो पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र है वो आपका स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 17, भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ये इसका आंसर सबको पता है, ये है आपका सीस्मोग्राफ। भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के धरातल से
पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा है उसको क्या बोलते हैं? जो स्थलमंडल की गहराई होती है ये अपनी पृथ्वी है, और पृथ्वी की सतह से जब अपन कितना जाते हैं 200 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं तो जो स्थान है वो कौन सा स्थान कहलाता है? स्थलमंडल। और स्थलमंडल में कौन कौन सी संरचना है पृथ्वी की? पहली है भूपर्पटी और दूसरी है आपकी मेंटल का ऊपरी भाग। ये दोनों परतें मिलकर के हमारे स्थलमंडल का निर्माण करती हैं। पृथ्वी की सतह से जब 200 किलोमीटर तक गहराई में जाते हैं तो वो कौन सा मंडल कहलाता है? स्थलमंडल। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? भूकंपीय तरंगों को कितने प्रकार में बांटा गया है? 2 प्रकार में। कौन कौन सी है? पहली तरंग है भूगर्भीय, जो भूमि के अंदर आती हैं वो है आपकी भूगर्भीय, और जब यही तरंगें पृथ्वी की सतह पर आ जाती हैं तो इनको क्या कहते हैं? धरातलीय तरंगें। तो कितने प्रकार की तरंगें होती हैं? 2 प्रकार की। पहला है भूगर्भीय तरंगें, दूसरी तरंग है धरातलीय तरंगें। तो बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। जो पृथ्वी के अंदर होती हैं उनको बोलते हैं भूगर्भीय, और जब वो सतह पर आ जाती हैं तो वही कहलाती हैं आपकी धरातलीय तरंगें। क्वेश्चन नंबर 20, भूगर्भीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? अभी हमने पढ़ा कि जो भूकंप की तरंगें हैं फंडामेंटल या बुनियादी तौर पर वो 2 प्रकार की हैं, भूगर्भीय तरंगें और कौन सी? धरातलीय तरंगें। अब आपको बताना है जो भूगर्भीय तरंगें होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? तो ये भी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, पी तरंग और एस तरंग। भूगर्भीय तरंगें हमने देखा जो भूमि के अंदर की तरंगें होती हैं वो कैसी हैं? भूगर्भीय तरंगें, और ये होती हैं 2 प्रकार की, पी तरंगें और एस तरंगें। क्वेश्चन नंबर 21, तीव्र गति से चलने वाली और धरातल पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंगें कौन सी हैं? तो ये तरंगें होती हैं आपकी पी तरंगें। पी तरंगें कौन सी तरंग का प्रकार है? भूगर्भीय तरंगें। ये तरंगें पृथ्वी के अंदर भूमि के गर्भ में उत्पन्न होती हैं, इसीलिए इनको भूगर्भीय तरंगें कहते हैं। भूगर्भीय तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, पी तरंगें और एस तरंगें। लिखा है तीव्र गति से चलने वाली और धरातल पर सबसे पहले पहुँचने वाली तरंगें कौन सी हैं? पी तरंगें, ये सबसे पहले पहुँचती हैं धरातल पर। क्वेश्चन नंबर 22, पी तरंगों का दूसरा नाम क्या है? पी तरंगों का दूसरा नाम बताना है। तो पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स। हिंदी में इन्हीं को क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंगें। तो पी तरंगों का दूसरा नाम है प्राथमिक तरंगें। अगला क्वेश्चन देखिए, पी तरंगें गुजर सकती हैं। अभी हमने देखा जो भूगर्भीय तरंगें हैं उनको 2 प्रकार से बांटा गया है, पी तरंगें और एस तरंगें। तो पी तरंगें कौन कौन से माध्यम से गुजर सकती हैं? ठोस माध्यम, तरल माध्यम, गैस माध्यम या उपर्युक्त तीनों माध्यम से। तो जो आपकी पी तरंगें हैं, क्या हो रहा है? पी तरंगें आपकी तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं, ठोस से भी, तरल से भी, गैस से भी, और एक सेकेंड, तो उपर्युक्त तीनों माध्यम से ये गुजर सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस तरंगों का दूसरा नाम क्या है? भूगर्भीय तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, पी तरंगें और एस तरंगें। ठीक है, अब है एस तरंगों का दूसरा नाम क्या है? तो एस फॉर आपका होता है सेकेंडरी, एस फॉर सेकेंडरी। सेकेंडरी मीन्स होता है द्वितीयक, तो एस तरंगों का दूसरा नाम है द्वितीयक तरंगें। क्वेश्चन नंबर 25, द्वितीयक तरंगें गमन कर सकती हैं केवल ठोस में, केवल गैस में, केवल तरल में। तो जो आपकी सेकेंडरी वेव्स हैं या द्वितीयक तरंगें हैं ये केवल ठोस माध्यम में ही गमन कर सकती हैं। एस फॉर सेकेंडरी एंड एस फॉर सॉलिड, केवल ये सॉलिड में ही चल सकती हैं। जो द्वितीयक तरंगें हैं केवल सॉलिड में चल सकती हैं। प्राथमिक तरंगें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों माध्यम में चल सकती हैं, लेकिन सेकेंडरी केवल आपकी सॉलिड माध्यम में चल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जलवायु और मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? समताप मंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या आयन मंडल। तो जो जलवायु या मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं ये किस परत में होती हैं? तो ये होती हैं आपकी क्षोभमंडल। जो हमारा क्षोभमंडल है, वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी परतें हैं? चलिए देखते हैं। पहली परत है क्षोभमंडल, दूसरी परत है आपकी समताप मंडल, तीसरी है मध्यमंडल, चौथी है आयन मंडल, और सबसे बाहर की परत है बहिर्मंडल। तो इन 5 परतों से हमारे वायुमंडल का निर्माण होता है। तो सबसे पहली परत होती है क्षोभमंडल, और इसी क्षोभमंडल में क्या होता है? जलवायु और मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। मौसम संबंधी और जलवायु संबंधी घटनाएं क्षोभमंडल में होती हैं। और ओजोन परत कौन सी मंडल में पाई जाती है? जो ओजोन लेयर है, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो ये कौन से मंडल में है? ये पाई जाती है समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू और कश्मीर की प्राकृतिक वनस्पति को क्या कहा जाता है? हमें पता है जम्मू और कश्मीर में काफ़ी हरियाली है, इसीलिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? हरा सोना कहा जाता है। जम्मू और कश्मीर की प्राकृतिक वनस्पति को हरा सोना कहा जाता है। 28वां क्वेश्चन देखिए, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ने वाले सुपर हाईवे को जाना जाता है। भारत सरकार ने एक हाईवे का निर्माण किया है जो भारत के प्रमुख शहर, कौन कौन से प्रमुख शहर इसमें? दिल्ली, कोलकाता, उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पश्चिम में मुंबई, पूर्व में कोलकाता, एक सुपर हाईवे बनाया गया है। इसका क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया है स्वर्णिम चतुर्भुज। ये एक चतुर्भुज के जैसा बनेगा। ये ऐसे नहीं,
ये ऐसे बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका दिल्ली, यहाँ पर चेन्नई, यहाँ पर मुंबई और यहाँ पर कोलकाता। ये भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज या स्वर्ण चतुर्भुज। इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन रेक्टेंगल या रेक्टेंगल राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29, 29 क्वेश्चन देखते हैं, 29वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी फसल अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी तरह उगती है? तो दोमट मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अच्छी तरह उगती है? तो वो फसल है आपकी जूट। जो आपकी जूट की फसल है ये कौन सी मिट्टी में सबसे अच्छी तरह उगती है? दोमट। ऐसे याद रखना, जूट इसके लास्ट में भी टा आ रहा है और दोमट इसके लास्ट में भी आ रहा है, तो आपको ट्रिक याद रखनी है, टाटा टाटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विटीकल्चर क्या होता है? विटीकल्चर इंग्लिश में भी इसको विटीकल्चर ही बोलते हैं, एक सेकेंड, VITI विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या है? पहला ऑप्शन है अंगूर की खेती, दूसरा ऑप्शन है मछलियों का प्रजनन, तीसरा ऑप्शन है रेशम कीटों का पालन या फलों का उत्पादन। तो इसका आंसर है अंगूर की खेती। एक सेकेंड, ये क्या हो गया है? अंगूर की खेती। विटीकल्चर क्या है? आपकी अंगूर की खेती कहलाती है विटीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 31, मृदा का कौन सा गुण चट्टान द्वारा निर्धारित किया जाता है? पहला ऑप्शन है मोटाई, मिट्टी का संचय, रासायनिक गुण एवं बनावट। तो देखिए, जो मृदा होती है, मृदा का निर्माण कैसे होता है? मृदा का निर्माण होता है चट्टानों के टूटने से। जब चट्टान में अपक्षय की क्रिया या वीदरिंग की प्रोसेस होती है, तो समय के साथ जब इसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाएं होती हैं, तो काय का निर्माण होता है। चट्टानों के टूटने से ही मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा का कौन सा गुण चट्टान द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर है रासायनिक गुण एवं बनावट। जो मिट्टी का रासायनिक गुण है या बनावट है वो काय पर निर्भर करती है? चट्टान पर। जिस प्रकार की चट्टान होगी उसी प्रकार की मिट्टी होगी। 32 क्वेश्चन देखिए, उपजाऊ गंगा मैदान किस मिट्टी से बना है? आइए देखते हैं किस मिट्टी से बना है। छोटा सा प्यारा सा भारत का ऐसे ऐसे नक्शा बना लो, ये नॉर्थ ईस्ट है ये। तो ये जो उत्तर का मैदान है ये काय से बना है? गंगा। ये जो उत्तर में है ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर काय का मैदान है? गंगा का मैदान है। और यहाँ की मिट्टी कैसी है? यहाँ की मिट्टी है आपकी कछारी मिट्टी कहलाती है, जलोढ़ मिट्टी। कछारी मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जब नदियाँ ऊपर से आती हैं बह करके तो अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी सब कुछ बहा करके लाती हैं और नीचे मैदानी भागों में उसको क्या कर देती हैं? निक्षेपित कर देती हैं। तो जो हमारे उपजाऊ गंगा का मैदान है यहाँ पर कौन सी मिट्टी है? तो यहाँ की मिट्टी है कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 33, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ब्यास नदी उद्गम स्थल मतलब जहाँ से कोई नदी निकलती है तो उसको उस नदी का उद्गम स्थल बोलते हैं। तो हमें बताना है कि ब्यास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर है रोहतांग दर्रा। जो रोहतांग दर्रा है ये कौन से राज्य में है? ये है आपका हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा, और यहीं से निकलती है हमारी व्यास नदी। क्वेश्चन नंबर 34, अलकनंदा किसकी सहायक नदी है? जो अलकनंदा है ये किसकी सहायक नदी है? तो अलकनंदा है सहायक नदी किसकी? गंगा नदी की। अलकनंदा गंगा नदी की सहायक नदी है। से याद रखना, नंदा गंगा। ओके, 35वां प्रश्न देखिए, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में किस नाम से जानी जाती है? जब गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है तो यहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसको कहते हैं हुगली नदी। तो गंगा नदी का ही नाम कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में क्या है? हुगली नदी है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारत में सोना उत्पादक राज्य हैं। भारत के ऐसे प्रमुख राज्य बताना है जहाँ पर सोने का उत्पादन होता है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु। ओके, तो इन सभी राज्यों में क्या होता है? सोने का उत्पादन होता है। कर्नाटक में भी होता है, आंध्र प्रदेश में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी राज्यों में क्या होता है? सोने का उत्पादन होता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सा आधात्विक खनिज है? आपको बताना है आधात्विक खनिज कौन सा है। आधात्विक खनिज कौन सा है? खनिज के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। क्या हो गया, सॉरी, चलिए हटाइए इसको। खनिज के प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के खनिज होते हैं, ठीक है। धात्विक खनिज होते हैं और अधात्विक खनिज होते हैं। तो जो आपका आधात्विक खनिज बताना है वो कौन सा है? वो है आपका अभ्रक है आधात्विक खनिज। तांबा आपका एक धातु है, सोना भी धातु है, जस्ता भी धातु है, ये सब कैसे हैं? धात्विक खनिज। लेकिन अभ्रक एक धातु नहीं है, इसीलिए ये है आधात्विक खनिज। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा लौह खनिज है? ऐसे खनिज जिनमें लोहा पाया जाता है उनको क्या बोलते हैं? लौह खनिज। तो सोना नहीं है, सीसा नहीं है, सुरमा नहीं है। जो क्रोमाइट है ये कैसा खनिज है? आपका लौह खनिज है, इसमें लोहा पाया जाता है, तो क्रोमाइट आपका लौह खनिज है। बेलाडीला खदान है एक, कौन सी? बेलाडीला खान या खदान स्थित है। ये कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ये है आपकी छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला खदान छत्तीसगढ़ में स्थित है। और ये कौन से खनिज के लिए है? यहाँ पर कौन सी धातु निकलती है बेलाडीला की खदानों में?
तो इसका आंसर है लौह धातु। वेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह धातु के लिए। सही, कैसे याद रखोगे आप? जैसे वेलाडीला के अंत में क्या आ रहा है? ला आ रहा है, ला आ रहा है, इसीलिए ला से बन जाएगा लौह। ला आया इसके अंत में, इसीलिए इससे बनेगा लौह धातु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है सॉरी। निम्न में से किस खनिज उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? बताइए। तो इसका आंसर है आपका अभ्रक। इसका आंसर है अभ्रक में भारत में प्रथम स्थान, क्या बोल रही हूँ, भारत का प्रथम स्थान है अभ्रक। तो भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है, इसीलिए भारत का प्रथम स्थान है अभ्रक के लिए। अगले क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।